हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंडेक्स एग्जाम पर। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और उसे आप लोग ध्यान से रीड करिए, समझने का प्रयास करिए। जो भी आपको आंसर समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करते रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कुछ टीचिंग से रिलेटेड यानी पेडोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि एक कोई शिक्षक है, ठीक है। एक कोई शिक्षक है, एक कोई शिक्षक है और उस शिक्षक नीचे दिए गए संकल्पना यानी कि जो कॉन्सेप्ट मानचित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है विद्यार्थियों को, ठीक है। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दिखा रहा है एक ट्रायंगल का, ट्रायंगल के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपका गिवन है, ठीक है, इस ट्रायंगल को दिखा रहा है मानचित्र के जरिए से कि कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, और भुजाओं के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। और उनकी विशेषताओं को भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जितने सारे उसके एंगल बनते हैं उन सभी एंगल का जो योगफल होता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और यहाँ पे दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो थर्ड वाली भुजा से कैसा होता है, सब बड़ा आता है। तो यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है वो आपका फोर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कक्षा में इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक जो है इस कॉन्सेप्ट द्वारा यानी कि मानचित्र का प्रयोग कर रहा है। तो ये आपको बताना है कि फोर ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए और बताने का प्रयास भी करिए कि यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपसे कहा गया है कि रूपात फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि रूपात्मक आकलन करने और ये अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों ने कितना सीखा, या फिर शिक्षार्थियों की स्थानिक योग्यता को संवर्धित करने के लिए ताकि वे इकाई को संपूर्णता में देख सके, या प्रत्येक विद्यार्थी के ध्यान को खींचने के लिए, या विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जो सामग्री है उस उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे यूज किया गया। फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों, इसे समझाने यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे किसी टीचर ने क्या करा कि एक मानचित्र के जरिए यानी कि किसी त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को सिखाने का मतलब तरीका अपनाया, और उसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एक इस यूनिट में यानी कि इस यूनिट में संपूर्णता को देख सके, यानी कि बच्चा क्या है कि पूरी कॉन्सेप्ट को सीख सके और स्नातक योग्यता का संवर्धित करने के लिए ताकि वो पूरी यूनिट को इस मानचित्र की हेल्प से समझ सके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे भी ध्यान से समझिए। ये भी एक टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिए और रीड करिए, बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ठीक होगा। आपसे कहा गया है कि आपसे कहा गया है कि निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने ये निर्धारित किया कि विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, और जो प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुछ पुरस्कार राशि जो वितरित की गई है वह रुपये 3000 है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। इसके लिए फोर ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है कि अच्छा निबंध लिखने की योग्यता महत्वपूर्ण है, या फिर सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास जो है वो नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है, और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर को भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीतना भाग्य का भागीदारिता से अधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको बताना है कि इन फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया है कि अच्छा निबंध लिख लेने से उसकी योग्यता कोई जरूरी नहीं कि वो महत्वपूर्ण ही हो, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे दी गई और उस प्रॉब्लम की विशेषताओं की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। तो इसमें ये आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर रहा है और उस चर्चा के दौरान उस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित करना चाहता है। तो यहाँ पे जो मूल्य यहाँ पे विकसित होगा कि यहाँ पे बात हो रही है एक सामाजिक मुद्दे की, तो उस सामाजिक मुद्दे पर जो विचार करते हुए लिखने का विकास नियमित आदत के रूप में किया जा सकता है और साथ साथ अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर भी उसे प्राप्त होंगे। तो सबसे अच्छा जो 4 ऑप्शंस में आपको गिवन है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित जो प्रश्न है उनको आपको पढ़ना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी एक टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे जैसे कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रश्न में जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया, अनुप्रयोग पर, विश्लेषण पर या ज्ञान पर या फिर उसके बोध पर। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ये जो है यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, तो किस संज्ञात्मक कौशल पे बल दिया जा रहा है, अनुप्रयोग पर या विश्लेषण पर या फिर ज्ञान पर या फिर यानी कि बोध पर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यानी कि जो ज्ञात करने, तो यहाँ पे जो विश्लेषणात्मक है यानी कि बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे एनालिसिस करेगा कि x की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पे वो एनालिसिस करेगा, संज्ञानात्मक कौशल को भी यहाँ पे बल देगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अंडरस्टैंड। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मुक्त अंत वाले, यहाँ पे ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड, टू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड का मतलब हुआ एक ऐसा क्वेश्चन जिसके कई सारे आंसर हों। ठीक है, और एक क्लोज्ड ओपन वाले क्लोज्ड एंडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मत मीनिंग होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर सिर्फ एक ही हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात हम लोग करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होंगे उनकी पहचान कैसे करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस जो आपका ए गिवन है, इसमें लिखा हुआ है कि परिचित बीमाओं, जैसे आपकी लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाना है। ठीक है, एक घनाभ को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, एक घनाभ को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जैसे ये इसके जो कई आंसर होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्या करना है कि यहाँ पे परिचित विमाओं के, अगर हमें इतने इतने सेंटीमीटर का एक घनाभ बनाना है। ठीक है, और एक घनाभ को बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो इसका भी आंसर आपका एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभाज्य गुणनखंड अगर पद्धति का प्रयोग करते हुए 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए कि इसका घनमूल कितना होगा। ठीक है, अब इसका घनमूल ज्ञात करना है तो आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या करना है कि आपको अभाज्य गुणनखंड पद्धति द्वारा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सिस्टम से हम लोग यहाँ पे यूज करके 512 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि 10 के घन को ज्ञात कीजिए, कि 10 के घन को यहाँ पे क्या करना है, 10 के घन को ज्ञात कीजिए। तो इसका भी आपको 10 का घन ज्ञात करना है, 512 का घन यहाँ पे घनमूल देखना है। तो इसका घन करोगे तो इसका भी एक ही आंसर मिलेगा, 1000। ठीक है, और इसका जब हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे
512 का, तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8 आएगा, 8। तो यहाँ पे भी एक आंसर आया, यहाँ पर भी एक आंसर आया, और इसका भी आपका एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल हो गए। और फिर यहाँ पे देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई 5 संख्याएं लिखिए जिनका घन 64 से अधिक है। तो 64 से अधिक है तो इनफाइन मतलब बहुत सारे होंगे। 5 संख्याएं लिखने को कहा जा रहा है जिनका घन 64 से अधिक है, तो वो इनफाइनाइट होंगे। हमें नहीं मालूम कौन सा मतलब करना है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके एक से ज्यादा यानी कि कई सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लास्ट वाला है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस की पहचान होगी, जिसके एक से ज्यादा आंसर हो। सिर्फ एक से ज्यादा आंसर हो, इसमें आपका एक ही आंसर होगा। ठीक है, एक ही होगा, इसका भी एक ही आंसर होगा, इसका भी एक ही आंसर होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सारे एग्जाम्पल जो आपको गिवन है, ये सभी ऑप्शन आपके स्टार्टिंग के 3 वो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के हैं, और लास्ट वाला जो आपका गिवन है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 10 माइनस 1 लिखा हुआ है, और उनमें से आपको दिखाना है कि किनसे ये विभाज्य है। ठीक है, किससे ये विभाज्य है? तो आपको मालूम है कि 2 की पावर जो 10 लिखा हुआ होता है, ठीक है, 2 की पावर जो 10 लिखा हुआ होता है, उसे हम लोग से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर जो 10 होती है, इसको अगर हम लोग राइट करना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? 1024। कि इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 1024 राइट होगा। और 1024 को अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, -1, ठीक है, -1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1023। ये नंबर आपको मिलेगा, और ये नंबर आपको मिल जाएगा तो ये आपका जो नंबर होगा ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करें 3 2 5, 5 में 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे जो सम आएगा 1 + 0 + 2 + 3, ठीक है, +3, और इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? आपका यहाँ पे 6 आएगा, और जो कि ये 3 से डिवाइड होके आपका 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये किससे विभाज्य होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा वो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है, इसे स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है कि इन दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर का क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। तो दोस्तों देखिए, इसके हमें फैक्टर करना है। ठीक है, क्या करना है? फैक्टर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर करना है। इसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² + 7x और +10 लिखा हुआ है। इसके फैक्टर करोगे तो आपको ऐड करके 7 लाना है। आपको मालूम है कि यहाँ पे x² + 5 के 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, 5 2 = 10, तो 5x + 2x + 10, और यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x + 5, और यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, x + 10 आ जाएगा, यहाँ पे x + 5। ठीक है, तो x + 5 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x + 2। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए। इसी टाइप से हम लोग इसके फैक्टर करेंगे दोस्त, और यहाँ पे आपका राइट किया जाएगा कि यहाँ पे आपको 5 2 = 10 होता है, 5 में से 2 माइनस करोगे, कि माइनस करके आपको 3 लाना है, तो यहाँ पे माइनस का 3x, इस टाइप से राइट करेंगे तो ये माइनस का 3x आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 5, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 5, x - 5 कॉमन लोगे और अंदर बचेगा आपका x + 2। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो आपका x + 2 मिलेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा दोस्तों वो आपका क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ फैक्टर x + 2। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करना है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 32 है। उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या आपको बताने की क्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या आपको बताने की क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने गिवन है ए, बी और यहाँ पे सी भी गिवन है। इनमें से ये बताइए कौन सा होगा, ये आंसर होगा या फिर ये। ठीक है, दूसरी संख्या आपको बताने की कौन सी होगी। देखिए दो संख्याएं आपको दी हुई है, दूसरी संख्या जो है वो एक्स अज्यूम कर ली और यहाँ पे एक संख्या आपको -36 है और दोनों संख्याओं का जो सम है वो 32 गिवन है। ठीक है, ऐसा आपसे कहा गया है। अगर हम लोग इस 32 को उधर साइड 36 ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे जो संख्या आपकी आएगी 6 2 8 3 6 68 हो जाएगी। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से समझिए कि 2010 में जो किसी नगर की जनसंख्या थी वो इतनी थी और ये जो संख्या है वो निम्न के बराबर आती है। ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा या फिर इसके बराबर या इसके बराबर या फिर इसके बराबर सही होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है मिलियन, ये दोस्तों आपके इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट है। किसकी यूनिट है? इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट है। और इसको अगर हम लोग ध्यान से रीड करेंगे, आपने देखा होगा कि दो टाइप के नंबर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक होता है आपका इंटरनेशनल और एक होता है इंडियन सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग, आप जानते ही होंगे कि 1 मिलियन में जो होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन में आपके कितने 10 लाख होते हैं, कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं दोस्तों। तो 10 लाख में आपके कितने जीरो बनेंगे। ठीक है, 10 लाख में जो जीरो आपकी बनेंगे वो बनेंगे, 10 लाख में जीरो बनेंगे 10 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 होंगे, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, तो 10 लाख होते हैं तो ये 1 मिलियन में इतने लाख हो गए, तो इतने यानी कि आपके हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि इसको अगर हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30.3 मिलियन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 डिजिट P4 यानी कि एक जीरो आपका कम हो जाएगा और यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो बचेंगे। तो यहाँ पे 5 आपके जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही होगा। तो जिसके आगे 5 जीरो लगे हुए होंगे वो आंसर आपका करेक्ट है, 1 2 3 5, यानी कि डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से रीड करिए, बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो ट्रेंगल है PQR और एक ट्रेंगल आपका गिवन है PQR। ठीक है, और एक ही आधार क्यूआर के एक ही कोर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे PQ और TR जो है वो आपके इक्वल है और PR जो है वो TQ के इक्वल है। आपको सही बताने की यहाँ सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो दोनों का जो बेस है, देखिए PQR और यहाँ पे TQR दोनों का जो बेस है वो तो सेम है। कैसा है दोस्तों, सेम है, दोनों का जो बेस है वो सेम है। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे प्रोजेक्ट, ये आपका QR। ठीक है, ये TQR हो गया और इसी टाइप से एक ट्रायंगल हम लोग और बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ये आपका जो ट्रायंगल होगा वो PQR। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि जो PQ है वो आपका इक्वल है TR के। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि PR जो इक्वल है वो इक्वल है आपका TQ, ऐसा आपसे कहा गया है। और QR क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि PQ जो है वो आपका TR के इक्वल है और एक आपका PR जो है वो आपका TQ के इक्वल है, ऐसा आपसे कहा गया है। और आपसे यहाँ पे एक ही आधार पर बने, यानी कि वो भी आपका कैसा है,
जैसे ये क्यू आर की जो लेंथ होगी वो क्यू आर की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कंडीशन बनेगी वो ट्रिपल एस की बनेगी। कौन सी ट्रायंगल की बनेगी? ट्रिपल एस की बनेगी। तो साइड इनटू साइड, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका बनेगा वो बनेगा त्रिभुज पी क्यू आर, और ये कॉन्ग्रेंट होगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर जो है क्यू आर के इक्वल है, बाकी पी क्यू जो साइड है वो आपकी टी क्यू साइड के इक्वल है, और ये जो पी आर साइड है वो टी आर के इक्वल है, ऐसा आपको बोला गया। तो यहाँ पे जो आपका सही कंडीशन बनेगी वो आपकी बनेगी पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल टी क्यू आर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, बताइएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। कि आयतन आपको गिवन है, ठीक है, ये कोई घन है और घन का आयतन आपको मालूम है, इसके लिए एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि जो घन होता है वो स्क्वायर से बनता है। कैसे बनता है? स्क्वायर से बनता है दोस्तों। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, उसके लिए जो फार्मूला आपका बनेगा वो बनेगा दोस्तों, ठीक है, के लिए ए क्यूब, साइड हम लोगों ने ए क्यूब अज्यूम कर ली, तो यहाँ पे आयतन आपका इतना हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका क्यूब रूट, तो वो 5 आएगा निकल के। तो यहाँ पे साइड तो मिल गई, लेकिन इसके एक फलक की बात हो रही है, क्योंकि घन का जो फलक होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वर्ग का हम लोग क्या कर निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो साइड इंटू साइड होता है दोस्तों। तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये वर्ग का आकार जो होता है वो फलक हो जाएगा इसका घन का, ठीक है। घन का फलक जो होता है वो आपका वर्ग या शेप का होता है, वर्ग शेप से बनता है, यानी कि वर्ग से बनता है। तो यहाँ पे वर्ग का जो फलक का क्षेत्र जाएगा वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है कि आकृति जो आपको गिवन है, ठीक है, ये जो आकृति दी हुई है इसमें आपसे कहा गया कि एक त्रिभुज है, और इसमें जो एंगल की जो माप डिग्री में है, तो आपको बताना है कि इसकी माप डिग्री में बतानी है कि कौन क्या होगी, ए बी डी। ये जो एंगल आपका है, इस एंगल की माप बताने की कितनी डिग्री होगी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कई सारे तरीके हैं। आप ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, ये वाला फाइंड आउट कर सकते हो, तब भी बता सकते हो ये वाला एंगल कि 180 में से माइनस करके, और ये वाला एंगल आपका आ जाएगा, ये वाला पूरा 180 होगा। ये 180 में से 119 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम प्रॉपर्टी होती है वो यूज करके आपका ये वाला एंगल फाइंड हो सकता है। अदरवाइज इन दोनों को सम करके हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे भी आपका ये एंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके पास। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बी डी ए की बात करेंगे, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 180 में से अगर हम लोग 119 को माइनस करें तो यहाँ पे 1 बचेगा, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, 61 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका ए बी डी है दोस्तों, तो यहाँ पे एंगल एक तो आपका 62 है, फिर एक दूसरा एंगल जो है वो 61 है, और थर्ड जो एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है ए बी डी। और ये टोटल 3 एंगल का जो सम होता है दोस्तों वो आपका 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 123 डिग्री आ जाएगा, और ए बी डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से ए बी डी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, और यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, और इधर साइड से माइनस करोगे तो आपका 5 बचेगा, यानी कि 57 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। सी ऑप्शन से यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पे गिवन है कि ए क्यूब जो है, ठीक है, ए क्यूब जो है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए।
ठीक है, वो आपको गिवन है 1+7 राइट किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे नंबर लिखा हुआ है 3 क्यूब को 1+7 + b राइट किया गया, और 4 का क्यूब को हम लोगों ने यहाँ पे 1+7 + c राइट किया गया। आपको क्या करना है कि a + b + c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो a क्यूब की वैल्यू आपने देखी कि a क्यूब कितना है, a क्यूब आपका 1+7 राइट किया गया, a क्यूब को 1+7 राइट किया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, a की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि इसका क्यूब रूट कितना होता है 2। इसी टाइप से b की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 27, 27 इज इक्वल टू 1+7 प्लस का b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 27 - 8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। इसी टाइप से c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे जो 16 को 8 + c की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 56। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 आ जाएगी। लेकिन आपसे ये कहा गया है कि a + b की वैल्यू बताइए, a + b + c की। तो आपको तीनों को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 21 आएगा, और इधर साइड ऐड करोगे तो 6 × 7 5 × 7, ठीक है, ये भी 7 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या करना है कि आपको फ्रैक्शन गिवन है, और आपको बतानी कि 1/2 से बड़ी और 3/4 से छोटी आपको फ्रैक्शन बताने की कौन सी होगी। तो इससे छोटी फ्रैक्शन आपको दोस्तों आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्वेश्चन जैसे 3/8 लिखा हुआ है, पहली फ्रैक्शन जो है वो 3/8 की है। तो 3/8 को अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे 0.375 राइट करोगे, और यहाँ पे 4/5 रिटन है। 4/5 को अगर हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे 0.8 राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके अगर आप यहाँ पे पॉइंट में सॉल्व करोगे तो 0.7, ठीक है, इतना आएगा आपका। इसको डिवाइड करना इतना आएगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 9/20 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9/20 का जो डेसिमल में सॉल्व करोगे तो 0.45 मिलेगा। कितना मिलेगा 0.45 मिलेगा। 7/10 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.7 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कौन सी भिन्न आएगी, तो यहाँ पे जैसे 1/2 हमें 1/2 से बड़ी लेनी है, और यहाँ पे ऐसी भिन्न लेनी है जो इसको 1/2 से बड़ी हो और इससे छोटी हो। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये 0.5 मिलेगा। ऐसी भिन्न आपको चेक करनी है जो इससे छोटी हो, यानी कि 3/4 को अगर हम लोग राइट करना चाहेंगे तो 0.47 जा और 4 5 जा, ठीक है, तो ये 7/5 आएगा। हमें 0.5 और 0.75 के बिटवीन देखना है, जो 0.5 से बड़ी हो, 50 से बड़ी हो, यानी 4 5 ये तो नहीं, 0.5 से छोटी है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे 7/5 होना चाहिए, ये तो बड़ी हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो भिन्न आएगी वो आपकी 0.7 होगी, जो कि आपकी 0.75 से कैसी है, 7/5 से स्मॉलर है और 0.5 से ग्रेटर है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पे 7/10 आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको क्या करना है कि 4 नंबर आपके सामने गिवन है, उन 4 नंबर में कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, बताइएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है,
तो कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? तो यहाँ पे देखनी है कि कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है, ये आपको बताना है। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव वाली संख्याओं का अगर हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव वाली वैसे भी आपकी कैसी होती है? बड़ी होती है नेगेटिव वालों से, तो ये तो आपकी बड़ी है, ठीक है, और अपने वर्ग से बड़ी होंगी। तो ये 1/2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर करोगे वर्ग से। अब कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? अब जैसे इसका जो वर्ग होगा वो बड़ा होगा, यानी कि संख्या बड़ी थोड़ी होगी, संख्या तो छोटी होगी अपने वर्ग से, यानी इनका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। जैसे अगर आपको -20 का स्क्वायर करोगे तो आपको 400 मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये नंबर जो है वो आपका इस संख्या से कैसा है? ग्रेटर है। लेकिन आपको क्या करना है? ऐसी संख्या ढूंढनी है जो संख्या आपकी बड़ी हो वर्ग से, ठीक है, ऐसी संख्या आपको देखनी है। तो 3/4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9/16 आएगा, और 9/16 आने का मतलब ये हुआ कि ये आपका ग्रेटर होगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली मालूम है कि नेगेटिव से पॉजिटिव बड़ा होता है। कि 1/2 करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, जो कि 1/2 से स्मॉलर होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करोगे तो वो तो आपका 100 होगा, 100 इज ग्रेटर देन 10। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1/2 आपका जी सही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे भी ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने देखो, यहाँ पे 3 नंबर गिवन है, उनका एचसीएफ और लासा का योग आपको फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ और लासा कितना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4, 20, 28 ये है नंबर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे करें 4 के फैक्टर करोगे तो 4 के फैक्टर जो मिलेंगे आपको, ठीक है, 4 के फैक्टर आप लोग करोगे तो यहाँ पे मिलेंगे 2 × 2, ठीक है। अगर 20 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ठीक है। इसी टाइप से 28 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 आपका हो जाएगा 2 × 2 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कॉमन आपका आ रहा है, जैसे यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है ये नंबर कॉमन आ रहा है, और एक नंबर आपका ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जो मासा आपका हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा वो 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर हम लोग लासा की बात करेंगे तो लासा यहाँ पे मिलेगा आपको 2 × 2 तो मिलेगा ही। जो नंबर आपके पेयर जिसके नहीं बनेगा उन नंबर को भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 हो जाएगा, 27 जा आपका 140 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 140 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे योग बताना है कि इन दोनों का योग कितना होगा, एचसीएफ प्लस एलसीएम, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका यहाँ पे ऐड करोगे 4 + 140, तो यहाँ पे 144 आपका आंसर होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। हमसे बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे लाइक भी करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।